हडूप को हमने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, तो हडूप को हम डिटेल में भी इसके साथ साथ भी इसका जो इंटरनल आर्किटेक्चर है ना वो भी हम साथ साथ, क्योंकि जाहिर बात है अब जितने भी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिंग एपीआईज हैं वो सारे के सारे इनका कहीं ना कहीं लिंक है हडूप के साथ, ठीक है। हडूप मार्केट में लॉन्च हुआ तब ही उसके बाद ही बाकी सारे जितने भी एपीआईज हैं वो हडूप को देखते देखते सारे मेच्योर हो चुकी हैं और हडूप को यूज ही करिए बैकएंड के ऊपर। जिस तरह स्पार्क भी हडूप के कुछ आर्किटेक्चर कुछ फ्रेमवर्क में यूज हो रहा होता है, या आप स्पार्क भी हडूप के साथ यूज कर सकते हैं और स्पार्क आप सेपरेट भी यूज कर सकते हैं, उनके अपने भी कुछ हैं। लेकिन अभी आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा स्पार्क को स्टडी करते हैं और स्पार्क के साथ साथ फिर जब स्पार्क खत्म हो जाएगा फिर उसके साथ और कुछ लाइब्रेरीज हैं जो डिस्ट्रीब्यूटेड बिग डेटा को एनालिसिस वगैरह और रिपोर्टिंग वगैरह और विजुअलाइजेशन के काम के लिए आ रही होती हैं। उम्मीद है आप लोगों ने मेरे हाल में असाइनमेंट 1 या असाइनमेंट 2 कर ली होगी वो हडूप वाली। सर वो कोड नहीं करना आ रहा। कोड बिल्कुल डाउनलोड उसको रन कैसे करना है वो उसके अंदर बेटा सिर्फ कमांड्स लिखिए और कमांड उस ट्यूटोरियल के अंदर भी मौजूद है और वो सिर्फ 2 या मैक्सिमम 3 या 4 कमांड्स होती हैं और कोड उसके अंदर बिल्ट इन एक कोड होता है, वर्ड काउंट का बिल्ट इन ही है। सर वो जावा में उसके लिए हमें भी प्रोग्राम फिर जावा में लिखना है बेटा। उस कोड में आप लोगों ने कोई चेंज नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आप लोगों ने इसको रन करना होता है। सर कमांड्स आप किस ट्यूटोरियल में कह रहे हैं जी? किस ट्यूटोरियल में है वो कमांड्स जो आप कह रहे हैं? किस ट्यूटोरियल में? आप जितने जब भी आपने हडूप को इंस्टॉल करना है उसके जितने भी ट्यूटोरियल है हर एक के अंदर कमांड लिखी हुई है। नो सर सबके अंदर देखी थी लेकिन वो उसको रन करने के लिए कोई भी नहीं। अच्छा चलो मैं आप लोगों के साथ 1 2 3 शेयर कर लेता हूँ। उसमें आपके पास कमांड वगैरह भी अवेलेबल होती हैं अगर आप लोगों को नहीं मिल रही है। ठीक है। अच्छा आज का लेक्चर जो है उनका आउटलाइन, हिस्ट्री ऑफ स्पार्क, व्हाट इज स्पार्क, हडूप वर्सेस स्पार्क के मतलब हडूप और स्पार्क में क्या डिफरेंस है और हडूप के ऊपर हम क्यों स्पार्क को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, हडूप के अंदर वो क्या क्या डिफिकल्टीज थी। इस तरह फिर कंपोनेंट ऑफ अपाचे स्पार्क, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, स्पार्क आर्किटेक्चर कौन सा है, एप्लीकेशन क्या हो सकती है और स्पार्क यूज केसेस। तो थोड़ा बहुत इन चीज़ों को हम टच कर लेंगे। स्पार्क है क्या और स्पार्क क्यों मसलन मार्केट के अंदर लॉन्च हुआ। तो जब ये नॉर्मली आपके पास ये स्क्रीन आप लोगों के पास नजर आ रही है मेरी? और ये स्लाइड्स भी होनी चाहिए आपके पास। अच्छा पिछले लेक्चर में हमने हडूप के कुछ जो डिफिकल्टीज वगैरह थी, फॉर एग्जांपल वो बैच प्रोसेसिंग कर रहा है और वो ज़्यादातर सीक टाइम हार्ड डिस्क के साथ जब वो लगा रहा है तो काफ़ी टाइम वहाँ पे उनकी हडूप की काफ़ी ज़्यादा होती है और साथ में वो कम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ कर रहा है क्योंकि जावा के अंदर बिल्ट हुआ है तो वो उसकी कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती है डेली बाई डेली। जैसे आप इसके अंदर कोड करते जा रहे होते हैं तो कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज उनकी हो रही होती है। तो स्पार्क जब लॉन्च हुआ था 2009 में, ये बर्कले एक एम्प लैब है, उनके अंदर ये कुछ 2-3 रिसर्चर्स हैं, जब उन्होंने कोड करना शुरू कर लिया स्कैला के अंदर स्पार्क को, तो उन्होंने वही सारी मेमोरी के अंदर एग्जीक्यूशन वगैरह और बाकी कुछ जो जो डिफिकल्टीज हडूप के अंदर आ रही थी वो स्पार्क में उन्होंने निगलेक्ट वगैरह करने शुरू कर ली, माइनस वगैरह करना शुरू कर ली थी। और ये ओपनली सोर्स हुआ था, ओपन सोर्स है और मार्च 2010 के अंदर
ये तकरीबन आपके पास बर्कले सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन जो है उन्होंने इसको लाइसेंस वगैरह कर लिया क्योंकि ये ओपन सोर्स हैं, और ये मार्केट के ऊपर या अपाचे सॉफ्टवेयर जो उसके अंदर आ गया था, तो तकरीबन 2013 में अपाचे सॉफ्टवेयर ने इनको टेक ओवर किया था, क्योंकि अपाचे जो है एक ओपन सोर्स की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, और ओपन सोर्स के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, जितने भी APIs वगैरह हैं, सारे के सारे अपाचे ही तकरीबन मैनेज कर रहे होते हैं। जब उन्होंने टेक ओवर कर लिया तो उनके अंदर जो पहले स्टार्टिंग कुछ डिफिकल्टीज वगैरह थी या प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुई थी, तो अपाचे ने प्रॉपरली हर एक चीज डॉक्यूमेंट करके और प्रॉपरली हर एक चीज को एक्सप्लेन करके लॉन्च की हुई थी। और फिर 2014 में डेटाब्रिक्स एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है डेटा मैनिपुलेटिंग के, डेटा एनालिसिस का, डेटा विजुअलाइजेशन का। उन्होंने जब अपाचे स्पार्क को लॉन्च कर लिया और साथ साथ जो उनके डेटा एनालाइज और विजुअलाइजेशन और प्लॉटिंग वगैरह शुरू कर ली, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट उन्होंने चूज की थी, क्योंकि उन्होंने कुछ शॉर्ट टाइम में बहुत ज्यादा डेटा को एनालाइज और मैनिपुलेट और विजुअलाइज किया था। और तब से जितने भी ऑर्गेनाइजेशन थे वो वहां पे हडूप के बजाय स्पार्क के ऊपर शिफ्ट होना शुरू हो गए, कि आपकी ये रियल टाइम डेटा को भी प्रोसेस कर रहा होता है और साथ साथ आपके बैच टाइम के डेटा को भी प्रोसेस कर रहा होता है, और बहुत ही कम टाइम के ऊपर आपको रिपोर्टिंग करके दे रहा होता है। तो सारे लोग फिर हडूप से स्पार्क के ऊपर शिफ्ट होना शुरू हो गए। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हडूप बिल्कुल फेल ही है। हडूप अभी भी जो बैच प्रोसेसिंग होती है या जो बैच मैनेजमेंट वगैरह होती है, वो हडूप कुछ फीचर्स या कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो स्पार्क से काफी बेहतर वो मैनेज कर रहा था और काफी बेहतर से वो रिजल्ट्स वगैरह दे रहा था स्पार्क के मुकाबले में। लेकिन जो एनालिसिस हैं या जो फास्ट प्रोसेसिंग वगैरह हैं, ये जो मेमोरी की एग्जीक्यूशन वगैरह है या जो सिंप्लिसिटी है, वो स्पार्क के अंदर काफी ज्यादा है, हडूप थोड़ा सा मुश्किल वगैरह है। इसी वजह से लोग फिर स्पार्क के ऊपर शिफ्ट होना शुरू हो गए थे। जी बेटा पूछ सकते हैं। जी बेटा मैं कह रहा हूं पूछ सकते हैं, कुछ पूछना है। सर अब आपने आपकी स्लाइड्स नहीं शो हो रही। स्लाइड शो नहीं हो रही? हाँ नहीं सर, आगे अरे यार, अच्छा अब स्पार्क है क्या? व्हाट इज स्पार्क? ये एक जनरल पर्पस और राइटिंग और क्लस्टर कंप्यूटिंग के लिए एक फास्ट सिस्टम है। क्लस्टर कंप्यूटिंग या डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग से मुराद ये है कि डिफरेंट नोड्स को मिला के जब आप एक क्लस्टर बनाते हैं, एक सर्वर बनाते हैं जिसके अंदर काफी नोड्स बने, तो इसको हम क्लस्टर कंप्यूटिंग भी कहते हैं या डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग भी कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड से मुराद ये है कि वो डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो एक लाइट और फास्ट प्रोसेसिंग सिस्टम था क्लस्टर कंप्यूटिंग की और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के लिए। ओपन सोर्स है और बिग डेटा को, वर्कलोड को इजीली वो हैंडल कर लेता है। इतनी कम्प्लेक्स कोडिंग वगैरह या कम्प्लेक्स चीजें इसके अंदर नहीं करनी पड़ती है, काफी आराम से इसको वो हैंडल कर लेता है। और ज्यादातर आपकी जो यूटिलाइजेशन है वो एन मेमोरी कैशिंग वगैरह होती है, क्योंकि सीक टाइम जो है जो हडूप के अंदर एक बहुत बड़ा डिफिकल्टी थी, उसके अंदर डिमेरिट्स हैं, तो वो हार्ड डिस्क के ऊपर काफी ज्यादा टाइम लगा रहा था। तो इसकी जितने भी एग्जीक्यूशन होती है ये सारे के सारे आपके पास इन मेमोरी कैशिंग या इन मेमोरी एग्जीक्यूशन वगैरह ज्यादातर स्पार्क के अंदर हो रही होती है, जिसकी वजह से इसकी स्पीड काफी ज्यादा है। और ऑप्टिमाइज क्वेरी एग्जीक्यूशन फॉर फास्ट एनालिटिक्स क्वेरी अगेंस्ट डेटा ऑफ एनी साइज, उसमें किस भी साइज का आप डेटा दे दे उसको, और फास्ट एनालिटिक्स एक इनके पास एक इंजन वगैरह होते हैं जिसके ऊपर वो फास्ट एनालिसिस करके आपको डेटा जनरेट करके या रिजल्ट जनरेट करके विजुअलाइज करके या प्लॉट करके आपको डिस्प्ले करवा देता है। डेटा एनालिटिक्स में मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल कुछ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करवाना, वो इंफॉर्मेशन उस डेटा के अंदर है या नहीं है, लेकिन आपकी क्यूरी के मुताबिक जाहिर बात है आपकी क्यूरी ने डिसाइड करना है कि वो है या नहीं है। तो क्यूरी के अगेंस्ट जो भी एनालिसिस करके देगा वो आपकी क्यूरी के अगेंस्ट ही करके देगा आपको।
और इनकी ऑलरेडी डेवलपमेंट एपीआईज काफ़ी रिच हैं एज कम्पेयर टू हडूप। स्केला तो उसके अंदर, स्केला तो जाहिर बात है स्केला के ऊपर बना हुआ है, और जावा, पाइथन और आर के अंदर इसके अपने एपीआईज वगैरह हैं, तो आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। पाइथन का है पाइस्पार्क, तो अगर आप लोगों ने इम्प्लीमेंट भी करना है या इंस्टॉल भी करना है असाइनमेंट 3 के लिए, तो आप लोग पाइस्पार्क को यूज़ करके ये इसको आप इसके अंदर आप लोग अपने जो बेसिक जो मैंने बताया था कि हेलो वर्ड या वर्ड काउंट वाले एग्जांपल चला लो, तो आप लोग इसके अंदर चला सकते हैं। पाइस्पार्क भी आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है। और आजकल जितने भी आपके पास जो रियल टाइम एनालिसिस कर रहे हैं, लाइक उबर हो गया या आपके पास ईबे हो गया या आपके पास अमेजोन के, तो अपने डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स होते हैं, लेकिन बैकएंड के ऊपर वो भी हडूप और स्पार्क ही कुछ ना कुछ यूज कर रहे हैं। इसी तरीके से बाकी जितने भी आपके पास जो रियल टाइम एनालिसिस कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर फॉर एग्जांपल जोंग हो गया या पाकिस्तान के बाकी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी हो गई या कुछ और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं जो आपके अपने डेटा को रियल टाइम एनालाइज कर रहे हैं, वो आपके स्पार्क और स्पार्क के साथ कुछ और टूल्स होते हैं, जिस तरह अपाचे काफ्का है या अमेजोन एथीना है, तो वो यूज कर रहे हैं। तो इस तरह आपके पास ये नेटफ्लिक्स हैं, येल्प हैं। येल्प आपके पास सर्वे का एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है येल्प। जीलो है, इसी तरह ईबे हैं जो कि स्पार्क को उन्होंने डिप्लॉय किया हुआ है और अपने सिस्टम्स के अंदर और अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसको यूज कर रहे हैं। और ये 80,000 नोड्स, इसमें आ जाए कि 8,000 नोड्स के ऊपर ये काम कर रहा होता है। मैक्सिमम ये टेस्ट हुआ है कि 8,000 नोड के ऊपर मल्टीपल पीटाबाइट्स डेटा को वो प्रॉपरली एनालाइज कर रहा होता है। ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट क्लास में आप लोग का एक छोटा सा एमसीक्यूज बेस्ड क्विज होगा, तो एमसीक्यूज आपके इन्हीं 2-3 लेक्चर्स में से होंगे जो मैंने पिछले हडूप के ऊपर बताए हैं और अभी जो अपाचे स्पार्क के ऊपर है, तो इन्हीं के ऊपर आपके पास एमसीक्यूज के तो कुछ होंगे। अच्छा, वाई स्पार्क किया? जी मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की हुई है। रिकॉर्डिंग ऑन है, मैं चेक कर लेता हूँ, लेकिन हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है। अच्छा, वाई स्पार्क मैटर्स, बस स्पार्क ही क्यों है इतना ज्यादा? स्पार्क के अंदर वो क्या चीज है? ये फोटो मैंने जानबूझ के उल्टी लगाई है ताकि आप लोग थोड़ा सा इसको गौर से पढ़ सकें कि ये है क्या चीज। क्या स्पार्क इज फास्ट? लेजी क्यों लिख रहा है? जी, स्पार्क इज लेजी। लेजी के ऊपर भी आता हूँ, ये एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। स्पार्क इज फास्ट। स्पार्क फास्ट क्यों है? क्योंकि जाहिर बात है आपके पास इसके अंदर इन मेमोरी एग्जीक्यूशन होती है और एक स्केला के ऊपर बना हुआ है और इतने वो कम्प्लेक्स कोडिंग वगैरह इसके अंदर नहीं होती। अगर आपने कोई छोटी मोटी एनालिसिस करनी है तो कुछ 3 या 4 लाइन्स के अंदर आप इसके अंदर आराम से कोडिंग वगैरह करके आप कर सकते हैं। तो जाहिर बात है आपके पास जितने नंबर ऑफ लाइन्स ज्यादा होंगे उतनी नंबर ऑफ कम्प्लेक्सिटी भी आपके पास ज्यादा हो रही होती है। तो जावा का तो वैसे भी एक कम्प्लेक्स लैंग्वेज है काफी, और इसके अंदर आप जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएंगे उस कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती जा रही थी। स्केला और पाइथन या दूसरी जो आपके पास एपीआई है आर वगैरह, वो काफी आपके पास आसानी से काम कर लेते हैं। तो स्पार्क इसलिए भी फास्ट है कि आपके एक तो वो स्केला और पाइथन के ऊपर बेस कर रहता है कम्प्लीटली, और दूसरा आपके पास इन मेमोरी एग्जीक्यूशन कर रहता है। और एन मेमोरी ये लिखा हुआ है इन मेमोरी प्रोसेसिंग। इन मेमोरी प्रोसेसिंग से बता ये है कि ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी कि आपके जितने भी एग्जीक्यूशन होंगे वो सारे के सारे मेमोरी के अंदर स्टोर हो रही होती है, और मेमोरी से ही वो प्रोसेसिंग वगैरह सारे सीक टाइम कर रहा होता है। अगर वो इंफॉर्मेशन गेट भी कर रहा है तो सारे के सारे मेमोरी से इंफॉर्मेशन ले रहा है। जब तक टास्क कंप्लीट नहीं है तब तक टास्क मेमोरी के अंदर ही इधर उधर पास आउट होता जा रहा होता है। क्लस्टर एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट आपके पास
8000 तक क्लस्टर नोड इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा आपके पास अवेलेबल है। हडूप के पास मैक्सिमम आपके पास C एंड C++ पे जा सकते हैं या रूबी पे जा सकते हैं, लेकिन वो भी जाहिर बात है C एंड C++ तो और वो कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है। एग्जीक्यूशन थोड़ी सी फास्ट होती है लेकिन कम्प्लेक्सिटी सेम फिर भी आपके पास इंक्रीज हो रही होती है और वो कंप्लीट जावा के ऊपर है। स्पार्क जो है वो आपके जितनी भी स्क्रिप्टिव लैंग्वेज हैं उन्हीं के ऊपर बेस कर रहा था। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज सबसे सिंपलेस्ट और इजी वे से आप इसके अंदर प्रोग्रामिंग वगैरह कर सकते हैं, इसलिए स्पार्क के ऊपर डिफरेंट लैंग्वेजिंग सपोर्टिंग सपोर्ट वगैरह काफी ज्यादा है। जो है स्पार्क स्ट्रीमिंग इसके अंदर एक इंजन ही है बिल्ट इन, एक कंप्लीट एक इंजन है स्पार्क स्ट्रीमिंग के लिए, जो इसके अंदर जो आपके डिफरेंट रियल टाइम आपके पास जितना भी डेटा आ रहा होता है, चाहे वो पब्लिश हो रहा है चाहे वो सब्सक्राइब हो रहा है, सारा का सारा डेटा आपके पास रियल टाइम वो एनालाइज हो रहा होता है और वो स्टोर भी हो रहा होता है अपने पास डेटा कंप्लीटली रियल टाइम का जितना भी डेटा होता है वो स्टोर हो रहा होता है। पब्लिश सब्सक्राइब से मराद ये है कि रीड एंड राइट आपके पास जितना भी आपके पास रियल टाइम डेटा हो रहा होता है वो स्पार्क जो इंजन है वो इजीली इसको हैंडल कर रहा होता है। ये जो थोड़ा सा इंग्लिश में है लिखा हुआ है स्पार्क इज लेजी। इससे क्या मराद है कि उससे वो लेजी है, सुस्त है। सर रिस्पॉन्स के बारे में ना कह रहा हूँ। नहीं, ये करता है कि स्पार्क इज लेजी। अगर आप लोग चेक करें जो लेजी पीपल होते हैं ना वो थोड़े से क्रिएटिव भी होते हैं। बाकी सुबह फॉर एग्जाम्पल एक एक्टिव बंदा है वो थोड़ा सा सुबह से उठ के वो काम कर रहा है 4 बजे तक। जो लेजी है यार उठ जाएंगे क्या करें कर लेंगे यार 12-1 बजे उठ जाता है तो अच्छा हो 3 बजे काम शुरू करता है 5 बजे खत्म करते हैं, तो वो थोड़ा सा क्रिएटिव होता है। क्रिएटिव ये है कि फॉर एग्जाम्पल स्पार्क इज लेजी से मुराद ये है कि ये कुछ अपने काम थोड़ा सा ये मटेरियलिस्टिक होता है स्पार्क। अब मटेरियलिस्टिक अगर आप डेटाबेस ना रोने पड़िए तो वहां पे मटेरियलाइज्ड फंक्शंस होते हैं, मटेरियलाइज्ड डेटा होता है डेटाबेस में। डेटाबेस पढ़ी है आप लोगों ने? जी सर। यस सर पढ़ी। मटेरियलाइज्ड डेटा का कंसेप्ट पढ़ा था, मटेरियलाइज्ड फंक्शन या मटेरियलाइज्ड डेटा। सर आप कोई फंक्शन बता दे पता चल जाए, ऐसे नहीं पता समझ आ रही। अच्छा, मटेरियलाइज का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल कुछ फंक्शंस मैं रन कर लेता हूँ वो डेटा मुझे ना कुछ फॉर एग्जांपल कोई एक क्यूरी है, जिस तरह अगर आप लोगों ने नेस्टेड क्यूरी पढ़ी हुई है, इनर क्यूरी आउटर क्यूरी, इनर क्यूरी का रिजल्ट यूज कर रहे होते हैं, इनर क्यूरी का रिजल्ट यूज कर रहे होते हैं आउटर क्यूरी वाले, यही कर रहे होते हैं ना। या कुछ फंक्शन हमने यूज किया और फंक्शन का कुछ रिजल्ट एग्रीगेट फंक्शन है, उस एग्रीगेट फंक्शन का रिजल्ट हम यूज कर रहे हैं किसी दूसरी जगह पे। इस तरीके से यहाँ पे भी कुछ मैपिंग, क्योंकि मैपिंग और रिड्यूसिंग तो हर जगह पे है, यहाँ पे भी है, स्पार्क के अंदर भी मैपिंग और रिड्यूसिंग तो है। तो स्पार्क लेजी इस सूरत में है कि वो ऑलरेडी जो कुछ बिल्ट इन फंक्शंस रन हुए होते हैं, ऑलरेडी एग्जीक्यूट हुए होते हैं, जो मेमोरी के अंदर पड़े होते हैं, वो उन्हीं का बिल्ट इन एग्जीक्यूटेड डेटा या एग्जीक्यूटेड रिजल्ट यूज कर रहे होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल एक फंक्शन मैंने रन किया था सुबह 9 बजे, 9:05 मैंने रन किया था कि ये एक डेटा है इसके ऊपर मैपिंग के वो अप्लाई कर दो, ठीक है। 2 घंटे बाद दोबारा उसी डेटा के ऊपर दोबारा मैपिंग का कोई फंक्शन आया हुआ, तो स्पार्क क्या करता है, जो उसने पहले रन किया था वो अपने पास उसने स्टोर किया होता है टेम्परेरी, वो स्टोर किया होता है, वो दोबारा उस मैपिंग का जो फंक्शन है, फॉर एग्जांपल उसने टाइम लगाया था कुछ 10-15 मिनट लगाए थे उसने, तो वो दोबारा वो मैपिंग का फंक्शन दोबारा एग्जीक्यूट नहीं करता, वो चेक करता कि मेरे पास कहीं है इसका रिजल्ट, हाँ है तो ठीक है, वो उसी को यूज कर लेता है। इसी वजह से इसको कहते हैं स्पार्क इज लेजी। तो एक काम को बार बार इनिशिएट नहीं करा, वो लेजी है, वो कह रहा यार बना बनाया काम है, चलो यार यूज कर लो इसको, ये कर लो।
तो इसी वजह से ये स्पार्क इज लेजी है। लेकिन जब स्पार्क इज लेजीनेस है, ये थोड़ा सा डिटेल में जब हम आगे जाएंगे, जब इसके आर्किटेक्चर भी जाएंगे, तब आप लोग को समझ आ जाए कि ये जो मैपिंग कर रहा होता है ना, क्योंकि इसके अंदर एक ग्राफ बन रहा होता है। ग्राफ का आइडिया है ना, इसमें नोड्स होते हैं, वर्टिसेस होते हैं और एजेस होते हैं। यस सर। फॉर एग्जाम्पल उसको कोई काम मिला हुआ है, तो वो नोड ए को काम मिला हुआ है ताकि मैपिंग कर दो। अगर उससे मिलता जुलता काम नोड सी ने किया हुआ है, ठीक है, और नोड ए और नोड सी ऑलरेडी मैप हुए हुए हैं, मसलन इसके दरमियान एक आपके पास मैप हुए हैं ना, तो नोड ए नोड सी से वो वाला काम गेट कर, उसका रिजल्ट गेट कर रहा था कि आपने पहले से पहले से आपने ये काम किया हुआ है, तो इसका रिजल्ट मुझे दे दो। तो वो नोड सी रिजल्ट पास कर लेता नोड ए को। लेजीनेस यहाँ पे इसमें लेजीनेस आ रही थी कि वो लेजी है, ठीक है। लेकिन इसको डिटेल में जब आप लोगों को एक जो आर्किटेक्चर है, आरडीडी है, जो इंटरनल आर्किटेक्चर है, जब मैं वो समझाऊंगा तो उस वक्त आप लोग इसकी लेजीनेस भी समझ आ जाएगी कि लेजीनेस कैसे इसके अंदर एक्टिवेट हो रही थी, कैसे इसके अंदर इंटीग्रेट हो रही है। थोड़ा बहुत बैकग्राउंड या और भी बन चुका होगा कि स्पार्क इज लेजी क्यों है। यस सर। या नहीं तो मेरे मैं बताता हूँ, आगे जाके मैं आपको बता दूंगा ये। एक मिनट, मैं जरा किसी एक स्लाइड पे सर कोई सेंस में लेती है ना कि वो उसको काम मिलता है तो वो फौरन से स्टार्ट नहीं कर देता, वो पहले देखता है कि मैंने कहीं किया तो नहीं है। हाँ जी, तो वो अच्छा ये अगर किया चेक होता कर लो। तो वही। ये ग्राफ नजर आ रही है, डायरेक्टेड साइक्लिक ग्राफ? नजर आ रही। अच्छा, ये जो नजर आ इसको चेक करो। फॉर एग्जांपल किसी एक पार्टीशन ने, ये पी मेरे पास एक पार्टीशन है, इससे कोई एक काम मिला हुआ है मैप का, तो वो जब उस काम में तो उस ग्राफ में चेक करता है अपने जो आपके पास उसके एक लाइनेज, जो लाइनेज बनती है, लाइनेज एक छोटा सब ग्राफ जो बनता है ना, उसमें जो उसमें चेक करता है कि मेरे पास कौन कौन से नोड्स अटैच हुए हैं। अगर उनमें से किसी ने भी एक काम किया होता है तो उनसे सिर्फ वो रिजल्ट गेट कर लेता है, दोबारा एग्जीक्यूट नहीं करवाता, वो रिजल्ट ही यूज कर लेता है वो डायरेक्ट। फॉर एग्जाम्पल ये वाला पी, जहाँ पे मेरा ये हाथ लगा हुआ है, ये चेक करो, ये पी पार्टीशन, इसको कोई काम मिला हुआ है मैपिंग का, इस पी ने या इस किसी एक पी ने वो ऑलरेडी परफॉर्म किया हुआ है, तो चेक करता है वो जो परफॉर्म करने जाएगा तो ये रिजल्ट वो यहाँ पे यूज कर लेता है उसका। लेजीनेस इसी वजह से ये है स्पार्क के अंदर। लेकिन अभी तो जब सारी चीजें जब मैं समझाऊंगा कि है क्या चीज, तब आप लोगों को समझ आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। दूसरा है स्पार्क इज डेवलपर फ्रेंडली। जाहिर बात है जो जिन लैंग्वेजेस के ऊपर ये डेवलप हुआ है वो यूजर फ्रेंडली है, तो स्पार्क तो होगा डेवलपर फ्रेंडली। जिस तरह स्केला है, पाइथन है और आर हैं, वो यूजर फ्रेंडली हैं, डेवलपर फ्रेंडली हैं, तो स्पार्क तो बाय डिफॉल्ट ही डेवलपर फ्रेंडली ही होगा। देखिए स्पार्क मैटर करते हैं हडूप के मुकाबले में कि स्पार्क के अंदर ये कुछ फीचर्स हैं, ये कुछ खसूसियात हैं जो कि हडूप के अंदर ये वाली चीजें नहीं है, इसलिए स्पार्क के ऊपर ज्यादातर लोग शिफ्ट होना शुरू हो गए थे। अब वन बाय वन मैंने इसको एक्सप्लेन किया है कि अपाचे हडूप वर्सेस स्पार्क के अंदर क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो पहले आते हैं डेटा प्रोसेसिंग में। डेटा प्रोसेसिंग से मुराद ये हैं कि आपके पास हडूप में एक बैच प्रोसेसिंग होती है। बैच से मुराद ये है कि कंप्लीट आपके पास 1 GB डेटा है और 1 GB डेटा या 1 TB डेटा है, उनको उन्होंने डिफरेंट नोड्स में ट्रांसफर करना होता है, डिफरेंट नोड में डिवाइड करना होता है। फॉर एग्जांपल 1 TB है तो उनके पास 10 नोड्स आ गए हैं, तो उसने 100 GB का
डिवाइड कर लिया, ठीक है, या 100 नोड है उसके पास अटैच है, तो 10 नोड में उसने डिवाइड कर लिया, 10 जीबी में उसने डिवाइड कर लिया डेटा। तो पूरे बैच को वो प्रोसेस कर रहा होता है। हडूप क्या है? हडूप के आपके पास बैच प्रोसेसिंग भी होती है। स्पार्क में बैच प्रोसेसिंग भी हो रही होती है और साथ साथ रियल टाइम प्रोसेसिंग भी हो रही होती है, क्योंकि स्पार्क जो है वो हडूप में कुछ इकोसिस्टम जो है इंटरनल आर्किटेक्चर जो है ना हडूप का, यान हो गया या उसके यान ज्यादातर यूज कर रहा होता है स्पार्क। जो हडूप का यान है ना, स्पार्क उसको एज अ मास्टर यूज कर रहा होता है ताकि वो रिसोर्सेज मैनेज वगैरह वो सारी चीजें वो कर सके प्रॉपरली। तो स्पार्क में हडूप का जो यान जब यूज कर रहा होता है तो इसके अंदर वो बैच प्रोसेसिंग वाली चीजें सारी बाय डिफॉल्ट आ जाती है, और प्लस वो रियल टाइम प्रोसेसिंग भी कर रहा होता है। आपकी रियल टाइम स्ट्रीमिंग जितनी भी होती है, स्ट्रीमिंग से अब मुराद ये है कि वो आपके वीडियोस की स्ट्रीमिंग हो सकती है, वो आपके ऑडियो की स्ट्रीमिंग हो सकती है, वो आपकी टेक्स्ट स्ट्रीमिंग भी हो सकती है, वो आपके किसी भी फॉर्म की स्ट्रीमिंग है। स्ट्रीमिंग से मुराद है कि इन आउट, इन एंड आउट, आपके सिस्टम में डेटा इन हो रहा है या आपके सिस्टम से डेटा आउट हो रहा है, वो सारी स्ट्रीमिंग वो मैनेज कर रहा होता है रियल टाइम पे, ठीक है। चेक करो स्ट्रीमिंग इंजन, इट टेक्स लार्ज डेटा सेट एंड इनपुट्स ऑल एट वंस एंड प्रोसेस इट। जी, और स्ट्रीमिंग इंजन फॉर एग्जांपल हडूप अगर फॉर एग्जांपल है तो वो कह रहा है बैच को प्रोसेस कराता है, रियल टाइम को नहीं। यहाँ पे जो स्ट्रीमिंग इंजन से मरा दिए हैं कि हडूप के अंदर वो लार्ज डेटा सेट को इनपुट गेट कराता है इकट्ठे पे और प्रोसेस करना शुरू कर लेता है। यहाँ पे इट प्रोसेस डेटा स्ट्रीम इन माइक्रो बैचेस। जब आपके पास डेटा छोटा होता है ना, तब उस डेटा को माइक्रो बैचेस में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे आपके पास डेटा का जो इनकमिंग है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, तो जाहिर बात है उसके बाद बैचेस भी काफी ज्यादा फिर बड़े भी होना शुरू हो जाते हैं। अब माइक्रो बैचेस से मरा दिए हैं कि छोटे छोटे साइज के डेटा, फॉर एग्जाम्पल 256 MB के डेटा या 64 MB के बैचेस होते हैं, या 256 को 512 के होते हैं। लेकिन जैसे जैसा इंक्रीज होता है डेटा, आपके पास 1 GB 2 GB के भी बैचेस बन सकते हैं। तो स्पार्क के अंदर ये खासियत है कि जब आप लार्ज डेटा को भी साथ साथ वो हैंडल कर रहा होता है और स्मॉल डेटा को तो वो आराम से हैंडल कर रहा होता है, लेकिन उसके अंदर ये भी फंक्शनलिटी है, ये भी उसके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो लार्ज डेटा सेट को भी आराम से प्रोसेस कर सकता है। अच्छा, डेटा फ्लो कि मतलब डेटा किस फ्लो में आ रहा है और आगे अगर एनालाइज हो रहा है तो प्रोड्यूस हो रहा है और आगे क्या हो रहा होता है। It is a chain of stages. At each stage you progress forward using an output of the previous stage and produce input for the next stage. बस आपके पास chain of stages होते हैं, different nodes हैं, एक ने प्रोसेस किया, दूसरा आगे चला, फिर प्रोसेस किया, फिर आगे चला, फिर प्रोसेस किया, आगे चला। लेकिन जैसे ही कोई एक प्रोसेस फेल हो जाता है, वो उस बैच को दोबारा रीस्टार्ट करता है, उस बैच को कंप्लीट। स्पार्क क्या करता है? इट रिप्रेजेंट इज अ डैग, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। इसके अंदर डेटा फ्लो डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ की शक्ल में होता है। अगर आप लोगों ने डीएसए मेरे हाल में पढ़ चुके हैं और इसके अंदर ये डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ क्या होते हैं, कोई बता सकता है? adjacent matrices like जी सर जो वन वे डायरेक्ट कार्य होता है जैसे ट्विटर है। जवाब क्या? सर जैसे ट्विटर है, इसकी एग्जांपल ट्विटर भी हो सकती है। जैसे हम किसी को फॉलो करते हैं, वो हमें फॉलो करे ना करे, वो तो है, लेकिन जब वो आपको फॉलो कर ले तो वो डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ में आ जाता है। नो सर, अगर वो फॉलो कर ले फिर अनडायरेक्टेड होता है। अगर हम आगे खाली फॉलो करें, वो फॉलो ना करे, फॉलो बैक ना करे,
तो वो फिर डायरेक्टली ग्राफ हो जाता है। मतलब वन डायरेक्शन होती है ना, यस सर। और साइकिल नहीं बन रहा होता है इसमें। जी सर एग्जैक्टली। और ग्राफ जाहिर बात है आपके पास वर्टिसेस और एजेस होते हैं। मतलब वन डायरेक्शनल विदाउट साइकिलिंग, विदाउट साइकिल आपका जो ग्राफ होता है उसको डायरेक्टली साइक्लिक ग्राफ कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक नोड जो है ना वो मल्टीपल आपके पास फर्दर नोड के साथ कनेक्ट हुआ होता है, तो जिस नोड पे भी फेलियर आ जाती है ना उस नोड के प्रीवियस से काम स्टार्ट होता है। पूरा वो जो साइकिल होता है ना, या पूरा वो जो इनिशियल से जहां से स्टार्ट हुआ होता है ना, वो वहां से नहीं स्टार्ट होता है। इसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल एक ग्राफ है या एक जगह नोड 0 से इनिशिएट हुआ है और नोड n तक जाना है उसने, वो कहीं दरमियान में उन्होंने फॉर एग्जांपल नोड 15 के अंदर वो कहीं फेल हो जाता है, तो वो इनिशियल से दोबारा स्टार्ट नहीं करता अपने काम को। वो नोड अगर वो नोड 15 पे कहीं फेल हुआ है तो वो नोड 14 से दोबारा शुरू कर लेता है। ठीक है, मतलब नोड 14 दोबारा नोड 15 को काम असाइन कर लेता है कि हाँ जी आप दोबारा कर लो, क्योंकि नोड 15 फेल हुआ होता है, नोड 14 फेल नहीं हुआ, क्योंकि नोड 14 के पास कंसिस्टेंट परसिस्टेंट डेटा पड़ा होता है उनके पास। तो नोड 14 दोबारा नोड 15 वो फेल हो जाता है, तो फेल होने के बाद वो रिक्वेस्ट करता है नोड 14 को कि मुझे डेटा चाहिए, तो उनको पता चलेगा कि हाँ जी ये फेल हुआ है, तो ऑटोमेटिकली सारी बातें दोबारा उनको डेटा पिंग करके फॉरवर्ड कर देता है। वो इनिशियल स्टेज से इनिशियल नोड से दोबारा उस टास्क को एग्जीक्यूट नहीं कर रहा होता है। तो ये तो एक बहुत बड़ी इसके अंदर ये भी एक खूबी है कि वो इसलिए इसके काम फास्ट होते हैं हडूप के मुकाबले में। कंप्यूटेशनल मॉडल कौन सा यूज करते हैं? वही बैच ओरिएंटेड मॉडल है। बैच प्रोसेसिंग डेटा एड्रेस टेक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एट वंस। हडूप के अंदर ये है कि वो आपकी ह्यूज डेटा सेट को काफी आराम से हैंडल कर लेता है। ह्यूज से मुराद ये है कि ह्यूज, अब सही वाला बिग डेटा। स्पार्क ये है कि जाहिर बात है आपके पास जब रियल टाइम डेटा होता है तो रियल टाइम डेटा इतना ह्यूज नहीं होता है जितना हडूप, जितना आपके पास रिपोजिटरी में पड़ा होता है। तो रियल टाइम डेटा जो होता है वो माइक्रो बैचेस के अंदर कन्वर्ट करके वो कलेक्ट एंड देन प्रोसेस करता है, कलेक्ट करता है और प्रोसेस करता है, कलेक्ट एंड प्रोसेस करता है। लेकिन जब ह्यूज की बात आ जाती है तो तब वो वही जाहिर बात है स्पार्क बैकएंड के ऊपर हडूप की कुछ फंक्शनैलिटी को यूज कर रहा होता है, तो ये भी ह्यूज को कंट्रोल कर लेता है प्रॉपर्ली, लेकिन ये उस तरीके से प्रॉपर्ली हैंडल नहीं कर पा सकता जिस तरीके से हडूप कर रहा होता है। स्पार्क बेशक आपके बैच प्रोसेस को वो कंप्यूट कर रहा है और हडूप से फास्ट प्रोसेसिंग कर रहा है। वो उसके मैंने बता दी कि वो डायरेक्टली ऐसा ग्राफ यूज कर रहा है और सारी चीजें इस तरह एंड मेमोरी एग्जीक्यूशन यूज कर रहा होता है, फास्ट कर रहा होता है। लेकिन हडूप जब आपके पास ह्यूज डेटा सेट की बात आ जाती है और रिपोजिटरी की बात आ जाती है तब हडूप काम कर रहा होता है सही किस्म का। और हडूप आपके तकरीबन 16 या 15 मोर देन 15,000 नोड्स के ऊपर वो कंप्लीटली काम कर रहा होता है। और स्पार्क की जो कैपेसिटी है वो मैंने आप लोगों को बताई हुई है कितनी है कैपेसिटी, मैक्सिमम नोड्स के ऊपर जो टेस्ट हुआ है तो सही प्रोसेस कर रहा होता है। एट 8,000 है, ठीक है, दोबारा भी याद करना है क्योंकि एमसीक्यू में मैंने पूछना है। Performance, it doesn't process stream data, hence performance slower when compared. जाहिर बात है जब उनको कंपेयर करते हैं किसी दूसरे डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम के साथ, स्पार्क के साथ या फ्लिंक एक है, फ्लिंक के साथ जब कंपेयर करते हैं तो ये प्रोसेसिंग स्लो कर रहा होता है और रियल टाइम स्ट्रीमिंग को तो बिल्कुल ये नहीं कर पा रहा था। और स्पार्क जो है वो आपके 100 टाइम फास्टर देन हडूप है, ठीक है, 100 टाइम फास्टर देन हडूप स्पार्क।
मेमोरी मैनेजमेंट कैसे करते हैं? मेमोरी मैनेजमेंट इसके अंदर हडूप के अंदर आपके पास डायनेमिकली या स्टैटिकली दोनों, क्योंकि जावा यूज कर रहा था तो जावा वर्चुअल मशीन बैकएंड के ऊपर यूज हो रही होती है, जावा वर्चुअल मशीन इसके अंदर डायनेमिकली और स्टैटिकली मेमोरी मैनेज हो रही होती है। स्पार्क बैकएंड के ऊपर जावा नहीं यूज कर रहा है, वो स्केला यूज कर रहा है, लेकिन अभी जो लेटेस्ट जितने भी वर्जन है उन्होंने भी अपना एक वर्चुअल मशीन बनाई हुई है जिसके अंदर ऑटोमेटिकली आपके पास मेमोरी मैनेजमेंट हो रही होती है। क्योंकि जावा बैकएंड हडूप जो है वो उसके जो पॉइंटर लैंग्वेज है वो जावा ही है जिसके ऊपर बिल्ट हुआ है, तो जेवीएम उसके अंदर था और जावा वर्चुअल मशीन्स ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट कर रहा था, डायनेमिकली सारा कुछ हैंडल कर रहा होता है हर एक चीज को। लेकिन स्पार्क पहले नहीं यूज कर रहा तो उसके लिए हमें कन्फिगर करनी पड़ती थी सारी चीजें। लेकिन अभी जो लेटेस्ट वर्जन है आफ्टर 1.6 के बाद जितने भी वर्जन हैं वो सारे के सारे ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट के ऊपर शिफ्ट हुए हैं। उन्होंने भी बैकएंड के ऊपर अपना मेमोरी वीएम की तरह जावा जीवीएम की तरह एक मेमोरी मैनेजमेंट का एक मॉड्यूल काम कर रहा होता है। फॉल्ट टॉलरेंस, मैप प्रोड्यूस हाईली फॉल्ट टॉलरेंस, क्योंकि जाहिर बात है फॉल्ट टॉलरेंस, क्योंकि ये मैप प्रोड्यूस क्या करता है, अपने डेटा को डुप्लीकेट कर रहा होता है, उसने डिफरेंट जगह पे उन्हें हडूप ने रखा होता है, क्योंकि हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम यूज कर रहा होता है, HDFS यूज कर रहा होता है, तो उन्होंने डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर डेटा को स्टोर किया होता है। और स्पार्क जाहिर बात है आपका जो टास्क एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो वो आपको प्रीवियस नोड से ऑटोमेटिकली वो रिकवर कर लेता है, और कोई इतनी ज्यादा एक्स्ट्रा कोड करने की कोई जरूरत नहीं होती है। सिर्फ 2-3 मसला आपने बैक के ऊपर जाना था, जिस तरह DSA के अंदर अगर आप लोग ने गए हैं कि फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस नोड पे शिफ्ट हो जाओ, इस तरह ग्राफ के अंदर आप मूवमेंट कर रहे होते हैं एक नोड से दूसरे मूवमेंट में, सेम उसी तरह का एक कोड लिखाना था कि आपने नोड 15 पे जैसे फेल हो जाता है तो नोड 14 पे आपने जाना है, नोड 14 में दोबारा डेटा को आगे फॉरवर्ड करना होता है। फॉल्ट टॉलरेंस दोनों के अंदर है। स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी में पिछली लेक्चर में मैंने बताया था कि स्केलेबल से मुराद ये है कि इसके अंदर और कितने कैपेबिलिटी है इन सर्वर्स में या इन सिस्टम्स में कि आप और कितने नोड्स या और कितने टर्मिनल कंप्यूटर्स आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और हडूप के अंदर काफी ज्यादा है, यूज इन प्रोडक्शन ऑन 10,000 ऑफ नोड्स इसके अंदर यूज कर सकते हैं, और 15,000 तक आप मोर देन 15,000 के ऊपर ये टेस्ट हुआ है और वो कंप्लीटली सही काम कर रहा होता है। स्पार्क के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो टेस्ट हुआ है स्पार्क एक क्लस्टर है, एक वेल नोन क्लस्टर बना हुआ था, 8,000 नोड्स के ऊपर वो कंप्लीट काम कर रहा है और वो सही मैनेज कर रहा है प्रॉपरली। लेकिन जैसे 8,000 नोड से आप इंक्रीज करते हैं तो जाहिर बात है वो उनकी अपनी फिर वो मैनेज प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रहा होता है वो। अच्छा, ये इटरेटिव प्रोसेसिंग क्या होती है? आप लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा होगा इटरेटिव प्रोसेसिंग। बार बार प्रोसेस करना एक ही चीज को। क्या चीज है? कि एक ही चीज को बार बार और एक फंक्शन एक हाँ एक स्टेटमेंट को सर चेक करना कि सर उसकी प्रोसेस कितना टाइम ले रही है, मसलन कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जिस हम चेक करते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्स, तो उस आइटरेशन के अगेंस्ट सर प्रोसेसिंग को चेक करना। हाँ जी, समथिंग है। इटरेटिव मींस कि वही इटरेशन से निकला हुआ प्रोसेसिंग होती है। एक साइकिल के अंदर आपके पास एक प्रोसेसर लगा हुआ होता है और वो बार बार प्रोसेस हो रहा होता है आपके
एसेंशियल वर्क को बार बार परफॉर्म कर रहा होता है। तो आपके पास एडिटिव प्रोसेसिंग वगैरह होती है, इसके डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर्मुलेटिंग करना, टेस्टिंग करना और इवेल्युएट करना। ये उनके डिफरेंट, आगे फर्दर जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे या डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे तब आप लोगों को इसकी डिटेल समझ में आनी शुरू हो जाएगी। इनकी आगे फिर क्या क्या फार्मूलेट में क्या करते हैं, टेस्टिंग में क्या करते हैं और फिर इवेल्युएट कैसे करते हैं उसको, ये सारी चीज़ें इनके एडिटिव प्रोसेसिंग में होती है। तो हडूप जो है वो आपकी एडिटिव प्रोसेसिंग को सपोर्ट नहीं कर रहा होता है। और जो स्पार्क है, स्पार्क तो आप एक स्केड्यूल करें पूरे एक टास्क को, वो रिपीटेडली उस टास्क को बार बार परफॉर्म कर सकता है इसके अंदर। क्योंकि जो RDD है, जो स्पार्क के आर्किटेक्चर हैं, RDD जिसे कहते हैं, जो बैकएंड के ऊपर वो यूज कर रहा है एक डेटा सेट को, वो बेस कर रहा होता है आपके डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ के ऊपर। अगर डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ है तो वहाँ पे जाहिर बात है एडिटिव प्रोसेसिंग भी हो रही होती है। किसी नोड 9 ने एक प्रोसेस किया होता है काम, वो दोबारा जाता है वहाँ से डेटा को गेट कर लेता है और वो दोबारा यूज कर लेता है। तो सारी चीज़ इसके अंदर एडिटिव प्रोसेसिंग वगैरह ऑटोमेटिक वे से वो हैंडल हो रही होती है। लैंग्वेज सपोर्ट वही कि हडूप क्या करता है, प्राइमरली जावा के ऊपर है और अदर लैंग्वेजेस C एंड C++ या रूबी वगैरह सपोर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन बैकएंड के ऊपर जावा है तो जाहिर बात है आपको रैपर क्लासेस वगैरह इतनी सारी आपको लिखनी पड़ेगी। स्पार्क क्या है, इम्प्लीमेंटेड तो स्काला के अंदर हुआ है, लेकिन इनकी जो API जो प्रोवाइड हुई है, जो API प्रोवाइड की गई है, वो काफ़ी रिच API है। रिच API से मुराद ये है कि जो आप स्केला जो बिल्ट इन है वहाँ पे जो काम कर रहे होते हैं वो सारे आप पाइथन या जावा या R या किसी अदर लैंग्वेज में जो की API अवेलेबल है, सारे के सारे फंक्शनलिटी इन APIs में भी अवेलेबल ही है। कोई रैपर की क्लास की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट ही उनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक स्पार्क के अंदर खूबी है कि वो आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस की फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है, डिफरेंट लैंग्वेजेस की APIs प्रोवाइड कर रहा होता है। ऑप्टिमाइजेशन, और डिफरेंट ऑप्टिमाइजेशन के एल्गोरिथम इसके अंदर हैं, हडूप के अंदर भी है और आपके स्पार्क के अंदर भी है। स्पार्क का जो ऑप्टिमाइजर यूज किया जाता है आजकल कैटलिस्ट है, वो यूज कर रहा होता है, और मैप रिड्यूस तो मैनुअली आप ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, जो कि आपको खुद ही सारा कुछ क्लस्टर कॉन्फ़िगर कराना पड़ेगा, या LZO कंप्रेशन टेक्निक्स होते हैं, या कुछ मैप रिड्यूस के ट्यून टास्क को आपने ट्यून करना होता है। लेकिन ये जब आप हडूप को किसी एक इंडस्ट्री में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो आप यूज़ करेंगे तब आप उसको इसकी ट्यूनिंग वगैरह तब आप करेंगे, तब आप ऑप्टिमाइज, जाहिर बात है जब आप इसको एक दफ़ा इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तब आगे आपने उसको ऑप्टिमाइज कराना होता है कि हाँ जी अब इसको मैं ऑप्टिमाइज कैसे करूँ। लेकिन स्पार्क के लिए ऑटोमेटिकली आपके पास एक कैटलिस्ट, एक ऑप्टिमाइजर यूज किया जाता है, जो आपके जॉब जितने भी हैं वो आप इसके जरिए ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अच्छा, स्पार्क की जो है ना एक डीमेरिट सबसे बड़ी, कोई सिक्योरिटी का मैकेनिज्म नहीं है बिल्ट इन, कोई सिक्योरिटी का मैकेनिज्म नहीं है। हडूप जो है ना काफी सिक्योर है, कैरबरस ऑथेंटिकेशन यूज कर रहा है और काफी सिक्योर उसकी SSH वगैरह ये सारी चीजें इसके अंदर यूज हो रही थी। लेकिन मैनेज करना काफी पेनफुल है, जो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, विच इज समवट पेनफुल टू मैनेज, लेकिन सिक्योर है। अगर आपने सिक्योर डेटा या कुछ ऐसा डेटा रखना है तो आप हडूप के अंदर रखें और उसके अंदर कैरबरस ऑथेंटिकेशन वगैरह या डिफरेंट ऑथेंटिकेशन लेयर्स ऐड कर ले, वो आपका सिक्योर रहेगा। लेकिन स्पार्क का ये बोनस है कि वो हडूप को बैकएंड के ऊपर यूज कर रहा था, यूज कर सकते हैं, तब आप ये कैरबरस ऑथेंटिकेशन जो है ना वो स्पार्क के अंदर भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। ठीक है,
अटेंडेंस मीटर मैंने लगाई हुई है। सर मैं 10 मिनट लेट था, मेरी नहीं लगी, लगा दें फिर। आपकी भी लगाई है? सर कौन बच्चा है जिनकी अटेंडेंस नहीं लगी हुई है? सबकी लगाई हुई है। अच्छा, एब्सेंट जो है ना साद मीर है। एक मिनट, फोन आ गया। जी बेटा, इब्राहिम अहमद शिरवानी है, हुज़ैफा मुर्तज़ा है, अहमद अफजाल है, अफान अरशद है। क्यों सर? जी सर प्रेजेंट हूँ सर। आप प्रेजेंट हैं? प्रेजेंट है सर। Yes, sir. कब से? मैं तो तब से बैठा हूँ, स्टार्ट से बैठा हूँ सर। अच्छा, ओह सॉरी बेटा। अफान अरशद भी प्रेजेंट है? वैसे एक और क्वेश्चन भी था सर। जी जी। शुरू से प्रेजेंट है सर वो हडूप इंस्टॉल करना है तो उस वीडियो में जावा भी इंस्टॉल करके साथ दिखानी है। हाँ जी हाँ जी, हडूप के साथ जितने भी चीजें हैं, जितने भी रिलेटेड आगे पीछे। सर जावा पहले ही इंस्टॉल की हुई है। तो अच्छी बात है, उसको सिर्फ बता दें कि उसको आप यहाँ से डाउनलोड करें, उसको इंस्टॉल करने का यहाँ तरीका है। ठीक है। फहद हसन है? यस सर प्रेजेंट हूँ मैं सर, मैं भी क्लास के शुरू में से आया हूँ कहाँ से आए? सर, जब क्लास शुरू हुई थी तब तो आया था मुझे। अच्छा, कौन सा मुजफ्फर? एक मिनट लेट आए थे? एक मिनट, मैं लेट आया था यार। अच्छा चलो ठीक। अच्छा वापस आते हैं। अच्छा बात है इसके नाम तो बोल रहे हैं जी। सारे प्रेजेंट हैं। क्या हो गया बेटा, क्या हुआ? वसीम अकरम आप प्रेजेंट हैं, ठीक है। सर मैं, मेरा ये नहीं क्वेश्चन, मेरा ये है सर, ये हम कोई भी मोबाइल ऐप इंस्टॉल करते हैं जब, जी तो सर जब हम इसमें जो है ना हम अलाउ करते हैं रिकॉग्नाइजेशन लाइक इमेजेस और फोल्डर फाइल्स एंड कॉन्टैक्ट्स, जी। तो सर वो भी डाटा यहीं पे एक्सेस कर सकते हैं? वो डेटा क्या? वो डाटा एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पे इसमें? आपने अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई भी ऐप यूज की हुई है, जी सर। फॉर एग्जांपल एयरलिफ्ट की ऐप है, अगर आपने उसके अंदर फॉर एग्जांपल गैलरी की एक्सेस दी हुई है ना, कि गैलरी को एक्सेस करें, जी जी तो वो गैलरी एक्सेस कर लेता है। ठीक है, इसी में सर स्पार्क में ही? स्पार्क में नहीं, वो मैं ये कह रहा हूँ अगर वो एक्सेस कर सकता है ना, तो वो आपके डेटा को एक्सेस कर सकता है। ठीक हो गया सर। एयरलिफ्ट से ये मेरा फॉर एग्जांपल मैं आपकी एग्जांपल दे रहा हूँ कि उबर है, तो वो उबर क्या करता है कि वो यूजर का जितना भी डेटा होता है ना, फॉर एग्जांपल उनकी एड्स हो गई या उनके जो बाकी लोकेशन वगैरह होगी वो, और उनको वो ऑटोमेटिकली फेयर सारी चीज करके देना, वो सारी स्पार्क और एक काफका के अंदर जा रही होती है, और वहां से वो स्ट्रीमिंग करके वो दोबारा रिस्पॉन्स कर रहा होता है। और जो आपकी रियल टाइम पे जो आपकी टाइम वो कैलकुलेट हो रही होती है, आप फॉर एग्जांपल एक ही जगह पे बैठे हुए हैं आप दोनों, या फ्रेंड्स आप एक ही जगह बैठे हुए हैं, आप इस तरह करें कि एक ही जगह पे एक ही लोकेशन के ऊपर डिफरेंट उससे मोबाइल से राइड बुक करें, फेयर अलग अलग आएगी। जी सर, वो तो बात ही करी। मैं ये पूछ रहा हूँ सर, वो जो डाटा है वो एक्सेस करते हैं कैसे हैं वो, कौन से सॉफ्टवेयर से? वो अच्छा सॉफ्टवेयर से उन्होंने अपने एपीआई लिखी थी, उन्होंने अपने एपीआई से एक्सेस कर, अपने मेथड के जरिए एक्सेस कर सकते हैं सारी चीजें। इस तरह फेसबुक आपके कंप्लीट मोबाइल फोन का कंप्लीट डेटा को अपने पास रख रहा होता है। यस सर। मैसेजेस, इमेजेस, कॉल लॉग्स, हर एक चीज अपने पास स्टोर कर रहा होता है।
जी डाटा सर, चेक यानी थोड़ी कि करते हैं, प्रोसेस जी सर, लेकिन वो चेक नहीं ना करते, इतना टाइम ही उनके पास कहाँ से आया? वो बेटा मैनुअली नहीं कर रहा था, वो बंदा नहीं कर रहा था, बंदा सिस्टम का उन्होंने सिस्टम, सर वो सिस्टम की बात कर रहा हूँ। उन्होंने स्क्रिप्ट लिखे होते हैं और टाइमली वाइज वो सिंक हो रहे होते हैं। उनके पास इस पूरे जोहर टाउन के इलाका जो है, पूरा जोहर टाउन जितने भी ब्लॉक्स हैं, इतने बड़े बड़े, इतने सिर्फ एक डेटा सेंटर के उनके पास इतने बड़े डेटा सेंटर्स होते हैं उनके पास, और ऐसे एक या दो नहीं है, 20-25 डेटा सेंटर्स हैं डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर। ठीक हो गया सर। और उसमें लोग नहीं फिर रहे होते हैं, सिर्फ लोग साइकिल चला रहे होते हैं, उसमें कंप्यूटर्स लगे हैं और उसमें लोग काम कर रहे होते हैं। सिर्फ 30 लाख या 30 करोड़ की चाय नहीं पी रहे होते हैं। ठीक हो गया सर। अच्छा, कंपोनेंट ऑफ स्पार्क, मतलब स्पार्क के कौन कौन से मेन कंपोनेंट है? जिस तरह हमने हडूप के अंदर कुछ पढ़े थे कि HDFS है, वहां पे यान है, नेम नोड है, डेटा नोड है, फलानी चीज है। यहाँ पे क्या चीज है? यहाँ पे कुछ 4-5 मेन कंपोनेंट्स है। ग्राफ एक्स है, स्पार्क स्ट्रीमिंग है, स्पार्क एसक्यूएल है और मशीन एमलेब है, और एक अपना स्पार्क कोर मिडिल वाला। स्पार्क कोर रिस्पॉन्सिबल है जितनी भी आपके पास स्केजुलिंग वगैरह होती है, इनपुट आउटपुट्स होती हैं, फॉल्ट रिकवरी वगैरह हो जाती है, टास्क डिस्पैचिंग होती है, टास्क को री एग्जीक्यूट कराना, टास्क को एग्जीक्यूट कराना, एंड ऑपरेशन वगैरह जितने भी अपने परफॉर्म करने होते हैं, ये स्पार्क कोर का जिम्मेदारी होती है कि स्पार्क कोर ही उसको हैंडल कर रहा होता है प्रॉपरली हर एक चीज को। स्पार्क स्ट्रीमिंग, आपके लाइव डेटा को जितना भी आपकी स्ट्रीमिंग आ रही होती है डिफरेंट सोर्सेज से, वो सारे के सारे आप स्पार्क स्ट्रीमिंग उसको मैनेज कर रहा होता है। अब स्पार्क स्ट्रीमिंग के अंदर फर्दर डिफरेंट एपीआईज हैं जो कि इंटीग्रेट हो रही है। ये अपाचे काफका है, अपाचे फ्लूम है। अपाचे काफका को हम स्टडी करेंगे क्योंकि आजकल या नेक्स्ट जो 2021 से लेके 30 तक जो फ्यूचर है वो कंप्लीटली डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालाइजर या डेटा का जितना डेटा इंजीनियर जितने भी हैं, और इन्हीं के फ्यूचर है। और उन्होंने विद इन अ शॉर्ट टाइम में आप लोग काफी ज्यादा पैसे कमा सकते हैं फ्रीलांसिंग के जरिए भी, डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउसेज में भी। अगर आप लोग अपाचे स्पार्क, अपाचे काफका और अमेजोन के कुछ 2-3 और जिनको हम स्टडी करेगा, अगर आप इनको थोड़ा सा खुद ही आप लोगों ने इंटीग्रेट किया, खुद ही इनके अंदर कुछ ना कुछ टास्क चला लिए, तब आप लोग काम कर सकते हैं। क्योंकि रियल टाइम डेटा काफी ज्यादा, उनकी इंक्रीजिंग काफी ज्यादा हो रही है। चेक करो, आपके ऐप्स दड़ ऐप्स आ रहे होते हैं और हर एक ऐप आपके रियल टाइम डेटा को जनरेट कर रहा होता है और वो कहीं ना कहीं सेव हो रहा होता है। और ऑर्गेनाइजेशन को उन रियल टाइम डेटा को एनालाइज करने के लिए बंदे चाहिए होते हैं और टेक्नोलॉजीज चाहिए होती है। तो आप लोग इंशाल्लाह हम अपाचे काफका को भी स्टडी करेंगे, अमेजॉन के जो 2-3 एपीआई है उनको भी स्टडी करेंगे, और साथ में अगर टाइम मिल गया तो फ्लूम को भी टच देंगे। तो स्ट्रीमिंग जो है ना स्पार्क के अंदर, ये उसके अंदर अपनी तो फंक्शनैलिटी अवेलेबल है, लेकिन कुछ और फर्दर अगर आपने रियल टाइम उसको स्टोर करना है, एनालाइज करना, हर एक चीज को प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर और टाइमली पे मैनेज वगैरह करना, तो काफका और फ्लूम और फंक्शनैलिटी इनको मैंने स्टडी नहीं किया हुआ है, काइनेसिस को। तो काफका के ऊपर मैंने थोड़ा बहुत काम किया हुआ है, तो फ्लूम को भी स्टडी कर लेते हैं और काइनेसिस को भी स्टडी कर लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो ये लेकिन ये डिफरेंट एपीआईज हैं, तो वो आराम से उसको हैंडल कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्पार्क एसक्यूएल। जिस तरह आपके पास हडूप के अंदर पिग और हाइव होते थे, यहाँ पे स्पार्क एसक्यूएल है। जाहिर बात है डेटा है, तो डेटा आपके पास अनस्ट्रक्चर फॉर्म में भी हो सकता है और स्ट्रक्चर फॉर्म में भी हो सकता है। डेटा का तो कोई पता नहीं चला कि वो किस फॉर्म में आपके पास आ रहा है।
तो जो आपके पास स्ट्रक्चर फॉर्म में डेटा आ रहा है तो उसको प्रोसेस करने के लिए हमारे पास एसक्यूएल भी है, और ये कोई आम नॉर्मल एसक्यूएल की तरह नहीं है जो हमारे पास वो माई एसक्यूएल नहीं होता छोटा सा गरीब बेचारा जिसके ऊपर मॉन्डियल का डेटा डाउनलोड करते हुए या डेटा लोड कर रहे थे काफी टाइम लगा रहे था। तो ये एक काफी हैवी किस्म का एसक्यूएल जिसमें आप बिग क्यूरी लिख सकते हैं, काफी ह्यूज एडवांस और ऑप्टिमाइज क्यूरी लिख सकते हैं, और आपको रिजल्ट विद इन अ सेकंड, विद इन अ माइक्रो सेकंड के अंदर दे रहा होता है। स्पार्क एसक्यूएल के साथ साथ एक कंसेप्ट या मैं आप लोगों को मेरे हाल में एक टास्क दे दूंगा या कोई बिग क्यूरी के है गूगल बिग क्यूरी। गूगल का अगर आप लोग के पास अकाउंट है, मतलब गूगल का अकाउंट से मरा देखिए गूगल का अगर जीमेल अकाउंट है, ईमेल एड्रेस है, तो आप गूगल बिग क्यूरी के ऊपर एक छोटा सा अपना प्रोजेक्ट रन कर सकते हैं और आप इसके ऊपर थोड़े बहुत पैसे भी कमा सकते हैं अगर आप लोग गूगल का सिंपल है आपके पास अकाउंट है। बिग क्यूरी इतनी मुश्किल चीज नहीं है और उसके अगर आप एक या दो ट्यूटोरियल यूट्यूब से पढ़ ले तो ऑटोमेटिकली आप लोगों को काम आ जाता है बिग क्यूरी के ऊपर भी। और बिग क्यूरी लेक्चर लीव कर सकते हैं, मुझे इमरजेंसी मैंने हॉस्पिटल जाना है सर। जी बेटा जी बेटा जी बेटा। ओके सर, थैंक यू। दूसरे इसके अंदर मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज हैं इमलैब के नाम से, इमेल लैब। और आपकी मशीन लर्निंग जिस तरह हडूप के अंदर में हाउट एक एपीआई है एक फर्दर जो वो इंटीग्रेट करते थे, इसके अंदर बिल्ट इन आपके पास एम लैब है और इसकी मशीन लर्निंग की जितने भी लाइब्रेरीज हैं क्लासिफिकेशन या क्लस्टरिंग की सारी यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है। क्लस्टरिंग से मरा दिए हैं कि के मीन्स हो गया या दूसरे आपके पास हो गए, क्लासिफिकेशन में आपके पास एसवीएम हो जाता है, केएनएन हो जाता है, डिफरेंट एल्गोरिथम्स आप जितने भी हैं वो सारे के सारे इसके अंदर आपके पास अवेलेबल होते हैं। ग्राफ एक्स ये इसकी सबसे बड़ी खूबी है हडूप के मुकाबले में, ये फैसिलिटेटिंग ग्राफ एनालिटिक्स टास्क एंड ग्राफ लेवल पैरेलल कंप्यूटेशन होती है। जो ग्राफ लेवल एग्जीक्यूशन होती है फॉर एग्जांपल नोड टू नोड जितनी आपके पास एग्जीक्यूशन हो रही होती है, ट्री लाइक आपके पास जो स्ट्रक्चर बना होता है किसी भी एक, तो ये प्रॉपर्ली इसको एनालाइज और पैरेलल कंप्यूटेशन कर रहा होता है इसके अंदर। और इसमें कोई भी आपके पास एक नोड फेल हो जाता है तो वो जाहिर बात है उसी तरीके से दोबारा इनिशियल से स्टार्ट नहीं होता, वहां से आपके पास रीइनिशिएट होता है जिस नोड से ये फेल हो जाता है। तो ये कंपोनेंट ऑफ कुछ मेन कंपोनेंट्स हैं आपके पास अपाचे स्पार्क के। नेक्स्ट है अपाचे स्पार्क आर्किटेक्चर। लेक्चर हमारा कब खत्म होना है? 2 बजे खत्म होना है ना? 50 पे अभी मेरे पास 145 हुए हैं। अच्छा ये स्पार्क के कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमने यूज करनी होती है नेक्स्ट स्लाइड्स में, जो इसको थोड़ा सा पढ़ लो। जॉब किसको हम कहते हैं? जॉब हम कहते हैं पीस ऑफ कोड विच रीड सम इनपुट्स फ्रॉम एचडीएफएस और लोकल और परफॉर्म सम कंप्यूटेशन एंड डेटा एंड राइट सम आउटपुट्स डेटा। मतलब जो आपके पास एक पीस ऑफ कोड होता है जिसमें कुछ इनपुट्स रीड करनी है, कुछ डेटा रीड करना है किसी लोकल या एचडीएफएस लोकेशन से और परफॉर्म कुछ कंप्यूटेशंस वगैरह परफॉर्म करके और कुछ फिर उसके बाद राइट आउट करना है किसी भी एक मेमोरी के ऊपर या आपके पास या किसी भी एक आपके पास डिस्क के ऊपर, तो इसको हम जॉब कहते हैं। ये स्पार्क के टर्मिनोलॉजीज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। स्टेज, ये जो जॉब होता है ये डिवाइड होता है डिफरेंट स्टेजेस में, ठीक है। और उन स्टेजेस को हम कह सकते हैं कि ये मैप है, ये मैपर का फंक्शन है, ये रिड्यूसिंग का फंक्शन है, ठीक है। और स्टेजेस के हर एक की एक कंप्यूटेशनल बाउंड्रीज, कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करना है। लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास जॉइन का कोई है या ग्रुप बाय है या जॉइनिंग है या एक्सट्रैक्शन का कुछ है, इस तरह की आपके पास डिफरेंट मैपर या डिफरेंट स्टेजेस हो रहे थे। तो जॉब को हम फर्दर डिवाइड करते हैं डिफरेंट स्टेजेस में। जिस तरह आपके पास नेस्टेड लूप डिवाइड होता है, नेस्टेड क्यूरी डिवाइड हो रही है, या कोई फंक्शंस के अंदर फंक्शन जो आप डिवाइड कर रहे होते हैं, तो इसी तरह के पास ये स्टेजेस के अंदर जॉब कंप्लीट डिवाइड हो रहा होता है। और फिर हर स्टेज में आपके पास एक टास्क होता है जिसने उस टास्क को एग्जीक्यूट करना होता है
उस स्टेज के अंदर। और वो जो टास्क होता है वो डिफरेंट मशीन्स के ऊपर रन हो रहा होता है। स्पेसिफिकली वो किसी एक मशीन भी हो सकता है या एक से ज्यादा मशीन्स के ऊपर भी वो हो सकता है। जो DAG है, DAG स्टैंड फॉर डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ, और ये आपके रिप्रेजेंट करता है जो आपको वर्टिसेस और एजेस, सारी चीजें आपके पास नोड एंड एजेस वगैरह, ये इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम DAG यूज करते हैं। और एग्जीक्यूटर जो होता है वो उस प्रोसेस को रिस्पॉन्सिबल होता है जो उसने टास्क के अंदर जिसने एग्जीक्यूशन करनी चाहिए। जहाँ पे टास्क आपके पास एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं तो उसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटर। और मास्टर जो उस प्रोग्राम को या उस पूरे स्पार्क को जो रन कर रहा होता है, जो मैनेज कर रहा होता है कंप्लीट उस प्रोग्राम को। और स्लेव्स वो मशीन जहाँ पे एग्जीक्यूटर रन हो रहे होते हैं, जो आपके टर्मिनल कंप्यूटर होते हैं, जो आपके स्लेव कंप्यूटर होते हैं, जो आपके नोड होते हैं, जिसको हम नोड वगैरह कहते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं, ये हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। दूसरा एक कंसेप्ट है RDD, रिसाइलेंट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट, जो स्पार्क के एक जड़ है, जिसे हम कहते हैं कि ये कंप्लीट स्पार्क जिसके ऊपर बेस कर रहा था RDD के ऊपर, रिसाइलेंट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट्स, जो कि इम्यूटेबल हैं और आगे रिवर्सेबल नहीं है, और एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट है जिसके अंदर फॉर एग्जाम्पल हर एक DAG के अंदर या हर एक डायरेक्टेड साइक्लिक ग्राफ के अंदर आपके पास डिफरेंट RDDs होते हैं, और फिर हर RDDs के अंदर आगे डिफरेंट दो मेन फंक्शंस होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का होता है और एक एक्शन का होता है, जिसको हम आगे इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज के जो लेक्चर हैं वो लेक्चर नंबर स्लाइड नंबर 46 पे एंड हो रहा है, और स्लाइड नंबर 46 तक आपका क्विज भी हो सकता है। पिछले लेक्चर से भी 19 और 20 से भी थी, और इस लेक्चर से भी आपका क्विज हो सकता है, और MCQ बेस्ड क्विज होगा। तो आप लोगों ने तैयार होके आना है, कोई नकल वगैरह नहीं करनी, ईमानदारी से काम करना है। ठीक है, इंशाल्लाह सर। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज।